नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा अब काफ़ी नज़दीक आ गई है और आशा करते हैं कि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया होगा। हमने जो भी पढ़ाया है आपको साइंस में, हमने जो भी प्रैक्टिस कराए हैं आपको, हमने जो भी प्रैक्टिस टेस्ट्स लिए हैं आपको, उन टेस्ट्स के सॉल्यूशंस को पढ़ के उन वीडियोस को दोबारा देख के आप रिवाइज ज़रूर करिएगा, बिकॉज दे आर वेरी कंसेप्चुअल इन नेचर। और उससे आपके जितने भी जो भी फॉरगेटिंग डाउट्स होते हैं ना, क्या होता है कि सीखने के वक्त, फर्स्ट टाइम सीखने के वक्त आप समझते हैं, बट अगली बार जब आप पढ़ने जाते हैं उसको तो आपको वो एक अनसुना सा चीज़ लगता है। तो वो चीज़ को दूर करने के लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है और इस टाइम पे बिल्कुल खास ज़रूरत है। अब जहाँ तक बात है कि BCW बिलीव्स कि कंसेप्ट एक ज़रूरी चीज़ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरह का BPSC का पैटर्न रहा है, पिछले साल अभी 67वीं में हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से पैटर्न रहा कि उन्होंने कुछ सवाल जो है वो वन लाइनर टाइप पूछे। ऐसे सवाल थे जो वन डे एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट उनको ज़्यादा अच्छे से कैटर अप कर पाए बजाय PCS स्टूडेंट्स के। आई एम नॉट डिमीनिंग कि जो वन डे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं दे आर बैड और क्वालिटी कम है। दे आर वेल एंड गुड, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, सो दे वर एबल टू टेकल दैट क्वेश्चंस। लेकिन हम लोग में क्या टेंडेंसी, हम लोग कंसेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देते हैं और परीक्षा में अगर थोड़ा सा फैक्चुअल आ जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ये नया इनिशिएटिव है, इस नए इनिशिएटिव में आज हम फैक्ट्स की बात करेंगे। हम लोग जनरल साइंस के लिए फैक्ट की सीरीज़ लाए हैं। ये फैक्ट की सीरीज़ जो है आपको हेल्प करेगा उन गैप्स को प्लग करने में जो अक्सरतः परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और आप रह जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे सवाल है ना जिसमें आप दिमाग लगा नहीं सकते। केपलर्स लॉ आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, उसका जो फॉर्मूला अगर पूछा तो उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से टैकल करने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं आपके लिए। और ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि साइंस में एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। आपको ये PDF मिल जाएगी, घबराने की बात नहीं है। आप सुनिए, इसको बार बार सुनिएगा वीडियो को, ताकि आपको क्या होगा, चीज़ों का आभास हो जाएगा। फिर आपको ये PDF मिलेगा तो फिर इसको आप प्रिंट करा के या फिर यूँ ही पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम फैक्ट्स स्टार्ट करते हैं देखना। हम स्टार्ट करेंगे आज न्यूक्लियर फिजिक्स से, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन का नाम आए तो आपको J.J. थॉम्सन एकदम दिमाग में आने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉम्सन। अब कभी कभी अगर पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप इससे बिल्कुल से ध्यान में बिठा लीजिए कि एक 1.6 जो है चार्ज है और 9.1 जो है ये मास है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या क्या है कि आप J.J. थॉम्सन इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर सकते हैं, 1.6 चार्ज से रिलेट कर सकते हैं, 9.1 जो है वो मास से रिलेट कर सकते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ -31 है और यहाँ -19 है, ठीक है। अगला प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर आप देखेंगे तो चार्ज बराबर रहेगा, भले ये नेगेटिव में रहे, ये पॉजिटिव में रहेगा, बट जो क्वांटिटी है, जो उसका वैल्यू है एब्सोल्यूट टर्म्स में, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप मास देखेंगे तो मास किसका ज़्यादा है? मास प्रोटॉन का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ माइनस में देखिए -27 है, यहाँ -31 है, ठीक है। और यहाँ पे 1.67 है, यहाँ पे 9.1 है। ये देखने वाली चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है। और प्रोटॉन के आविष्कारक किसको मानते हैं हम लोग? अब प्रोटॉन का आविष्कारक मानते हैं हम गोल्डस्टीन को। कब? 1896 में। ये ज़रूरत नहीं है, अगर आप गोल्डस्टीन भी याद रखते हैं तो चलेगा। इलेक्ट्रॉन के थॉम्सन है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन है और न्यूट्रॉन के चैडविक हैं, जेम्स चैडविक। अगर आप न्यूट्रॉन का मास देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिमिलर है, नियर अबाउट इक्वल है, बट जो चार्ज है न्यूट्रॉन पे कितना रहेगा? ये न्यूट्रल है, इसीलिए तो नाम है इसका न्यूट्रॉन, है ना। दिस इज न्यूट्रल। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। न्यूट्रॉन की जो एक प्रॉपर्टी है कि ये बेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है इसमें, और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हम न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। ये हम
न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए न्यूक्लियर फिजन में क्या यूज़ करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, तो हम लोग न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं। क्यों? उसका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा होता है, इसके लिए भी इसको बहुत जगह एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। मतलब तीनों में किसका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा? न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियर फिजन में कौन सा यूज़ होता है? न्यूट्रॉन यूज़ होता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म है फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन एक एनर्जी पैकेट्स है। ठीक है, और क्या दूसरी प्रॉपर्टी? फोटोन की जो स्पीड होती है दैट मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हम किसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या साइंटिफिक पेपर की बात नहीं कर रहे, इन जनरल टर्म्स हम लोग मानते हैं कि फोटोन की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। अब इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे, वो चीज़ यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने, ताकि आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ सकें। फोटोन की स्पीड जो होती है, फोटोन की स्पीड इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इन जनरल टर्म्स वी कंसिडर दिस, जनरल साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसी समझ है। हो सकता है कम भी हो, लेकिन बराबर तो रहता ही रहता है। हम इसकी जो एग्जैक्ट नेचर है, एग्जैक्ट सत्यता है, अभी यही है कि फोटोन की स्पीड जो है लाइट से ज़्यादा होती है। अगला है न्यूट्रिनो पार्टिकल। न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो पार्टिकल वोल्फगैंग पॉली के द्वारा लाया गया है, डिस्कवर किया गया है या इन्वेंट किया गया है, और वो उसका जीरो रेस्ट मास होता है न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो का क्या होता है? जीरो रेस्ट मास। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और उसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रिनो का, उसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ठीक है, आप एकदम से याद रखिएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो इज एंटी न्यूट्रिनो। अगला चीज़ हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा एलिमेंट यूज़ करता है? वो यूज़ करता है यूरेनियम 235। अब आप कहेंगे कि थोरियम भी तो होता है, वो सब होता है, सब होता है, लेकिन बेसिकली अगर आपको पूछे कि ओवरऑल अगर आपको पूछे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फॉलोइंग यूज़ करते हैं हम, तो उसमें यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बना था? शिकागो यूनिवर्सिटी में बना था 1942 में बाय एनरिको फर्मी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कैडमियम और बोरोन को कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं। आप कंट्रोल रॉड का क्या मतलब है, हमारे वीडियो में देखिए, काफ़ी क्लियरली बताया हुआ है। ये फैक्ट बुक है, इसलिए हम सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करेंगे कि कैडमियम और बोरोन जो है एज ए कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, अब एटम बम जो है, एटम बम का प्रिंसिपल क्या है? फिजन है या फ्यूज़न है? ये पिछली बार भी आया था हाइड्रोजन बम को लेके। आप याद रखिएगा कि जो एटम बम है उसका प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिजन है। फिजन मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट है वो दो में टूटा, ये जो है फिर से दो में टूट गया, ये जो है फिर से दो में टूट गया। फिजन हो रहा है मतलब बट रहा है। लेकिन फ्यूज़न क्या होता है? दो एलिमेंट है वो कंबाइन होकर सिंगल बन गया, तो उसको बोलते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़ हो रहा है, और ये यूज़ होता है कहाँ? हाइड्रोजन बॉम्ब में। लेकिन न्यूक्लियर फिजन कहाँ यूज़ होता है? एटम बम में, याद रखिएगा। पहला एटम बम कहाँ गिराया गया, किस पे गिराया गया? 1945 में गिराया गया। 6 अगस्त 1945 में गिराया गया। कहाँ पे? हिरोशिमा नागासाकी। ये कहाँ है? ये है जापान में। अब जापान आइलैंड के बारे में आप जो भी जानते होंगे, आप एक बार मन में रिवाइज कर लीजिए, कितने आइलैंड हैं, बड़ा आइलैंड कौन सा है, छोटा आइलैंड कौन सा है, उसके ऊपर कौन सी कंट्री है, उसके नीचे कौन सी कंट्री है, ये सब आपको ध्यान आना चाहिए जापान बोलते ही। इसको बोलते हैं एग्जाम मोड। अब देखिए अगला है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न बता दिया हमने, क्या होता है? मिलना, फ्यूज़ करना मतलब मिलना। सोलर एनर्जी क्या मिलता है हमको? एनर्जी और लाइट सोर्स है हमारे लिए। ठीक है, तो वो जो सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? उसका सोर्स है फ्यूज़न। ठीक है, और हाइड्रोजन बम जो है किस पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूज़न पे बेस्ड है। अब पहला हाइड्रोजन बम कब बना? 1952 में बना। अब बताइए पहला एटम बम कब बना? कहा जाता है कि पहला एटम बम जो बना वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना, और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? प्रोजेक्ट मैनहट्टन। किसका प्रोजेक्ट था वो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट था। आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग का यूज़ कहाँ होता है? कार्बन डेटिंग हम लोग क्या करते हैं? फॉसिल्स का एज निकालने के लिए यूज़ करते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, उसमें कौन सा कार्बन यूज़ करते हैं? उसमें कार्बन 14 यूज़ करते हैं। ये कार्बन 14 क्या है? दिस इज़ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या है? कार्बन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप है कार्बन 14, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। और यही क्या होता है? कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है। अगर आपने कार्बन डेटिंग पढ़ लिया तो बताइए यूरेनियम डेटिंग क्या है? यूरेनियम डेटिंग यूज़ करते हैं हम किस में? नॉन लिविंग बींग्स में यूज़ करते हैं। किसके लिए? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो उससे उसका एज निकालते हैं नॉन लिविंग बींग्स का। ठीक है, तो आप कार्बन डेटिंग समझ गए होंगे, यूरेनियम डेटिंग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो याद कर लीजिए, क्योंकि हम फैक्ट की क्लास में हैं आज। अब आते हैं कि इंडिया में कौन कौन से मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो अक्सरतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सब सवाल जो है ना वो वन डे एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे गए सवाल हैं।
कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, उनकी लिस्टिंग करके हम आपके सामने लाए हैं। अब देखिए मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशन अगर आप देखें तो आईसीएमआर दिल्ली में है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। काफ़ी चर्चा में रहा था, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो भी कोऑर्डिनेशन का काम होता है हेल्थ सेक्टर में, वो काम करती है आईसीएमआर। अब आते हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। अगला जो है हमारा वो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। वो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। आप देखिए इसको कैसे याद करेंगे, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर को, ये गुरुग्राम में है। शुगर केन कोयम्बटूर। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, इसके लिए सेंट्रल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? कटक में है। कटक कहाँ है? कटक है ओडिशा में। देखिए बिल्कुल वन लाइनर है, फैक्चुअल इन नेचर है, दिमाग मत लगाइए, पढ़ते जाइए, बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए बहुत ज़्यादा। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बेंगलोर में। आप देखिए जितने भी स्पेस वाले हैं सब साउथ इंडिया में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? अहमदाबाद में है। बार्क, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ट्रॉम्बे में है। ट्रॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, एक और इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की में है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी कहाँ है? हैदराबाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि ये कोविड-19 में जो भी हम लोग स्ट्रेन्स निकाल रहे थे, स्ट्रेन की स्टडी करने के लिए यहीं भेजा जा रहा था। सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद का काफ़ी अहम रोल रहा था। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट पे। लास्ट टाइम भी देखिए यही क्वेश्चन आया था 67वीं बीपीएससी में, साथ में एक गैलीलियो का भी कॉन्सेप्ट पूछा, तो काफ़ी फैक्चुअली नेचर रहता है और कन्फ्यूजन होने का चांस ज़्यादा रहता है अगर आप चीज़ों को बार बार पढ़े हुए नहीं हैं तो। एडवर्ड जेनर किससे रिलेट करते हैं हम? एडवर्ड जेनर को वैक्सीन से रिलेट करते हैं, और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने पहली बार दी थी। जोसेफ प्रिस्टले का नाम हम किससे लिंक कर सकते हैं? ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको एक्यूमुलेट करने का जो तरीका है वो किसने बताया था? जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कोविड-19 में जितने सारे देख रहे हैं आप ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी हुई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन का पूछा उन्होंने, हो सकता है ऑक्सीजन का पूछ ले। अब आते हैं WC रोएंटगेन। रोएंटगेन क्या है? एक्सरे का जब भी नाम आएगा तो रोएंटगेन का नाम आएगा। वैसे ही अगर आप रॉबर्ट हुक का नाम लें, रॉबर्ट हुक को हम सेल बायोलॉजी के लिए पकड़ सकते हैं, और इलास्टिसिटी, मटेरियल में जो इलास्टिसिटी है उसके लिए कौन किस साइंटिस्ट का नाम आता है, किससे रिलेट करते हैं? रॉबर्ट हुक से। जनरली आप सेल के लिए रॉबर्ट हुक को रखिए, इलास्टिसिटी इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बट ये आप याद कर लीजिए। अब रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड को किसके लिए हम यूज़ करते हैं? न्यूक्लियस के लिए याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में देखा है, काफ़ी डिटेल से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इनको किसके लिए जानते हैं? ये एक एस्ट्रोनॉमर और एक साइंटिस्ट थे, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस और रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, याद कर लीजिए। अब जगदीश चंद्र बोस का है। जगदीश चंद्र बोस बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, और उनकी जो डिस्कवरी थी, जो वर्ल्ड नोन मार्कोनी है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन वाले, उनसे भी पहले उन्होंने वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन को पायलट प्रोजेक्ट में दिखा दिया था। बट आप जानते हैं वेस्टर्न कम्युनिटी है वो किस तरह से हमारी कम्युनिटी, हमारे कल्चर, हमारी डिस्कवरीज को डिग्रेड करती रहती है, डिमीन करती रहती है। उसी में जगदीश चंद्र बोस का जो डिस्कवरी है वो छुप गया। लेकिन आप जानते हैं स्टिल ही वर्कड ऑन द वेजिटेशन प्लांट्स। ठीक है, उनका जो इनिशिएटिव्स था उससे क्या किया उन्होंने? क्रेस्कोग्राफ बनाया। क्रेस्कोग्राफ का यूज़ क्या होता है? ये प्लांट्स को स्टडी करता है, ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के बारे में बताता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ बताता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के बारे में। और ये किसने डेवलप किया? जे बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। अब आते हैं वेंकट रमन। ये अक्सर तो पूछता है कि वेंकट रमन को जो है नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला? तो वेंकट रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था रमन इफेक्ट के लिए। कब मिला था? 1930 में। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी रिसेंटली आया था, एक परीक्षा हुई थी बीपीएससी के, शायद सैनिटरी की परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। इन्हीं को भारत रत्न भी मिला 1954 में, और 1958 में लेनिन पीस प्राइज़ मिला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि नेशनल साइंस डे जो बनता है 28 फरवरी को, वो इनके नाम पे ही, इनकी याद में ही मनता है, राइट। अगले हमारे साइंटिस्ट हैं विक्रम साराभाई।
इसरो इन्हीं की देन है, ऐसा समझिए। ही वॉज ए स्पेस साइंटिस्ट, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं। जो फिजिकल साइंस लेबोरेटरी है, हमने अभी जस्ट पढ़ा, कहाँ पे है, गुजरात में है। IIM अहमदाबाद के वो फाउंडर रह चुके हैं, या बोलें तो फाउंडिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। सतीश धवन, इनको भी स्पेस के फील्ड में इनको भी जाना जाता है, इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। रोहिणी और एप्पल को भेजने का श्रेय सतीश धवन को जाता है, और इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे अपना एक एक लॉन्च स्टेशन है, या फिर स्पेस के जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं वो है। अगला बड़ा नाम है हरगोबिंद खुराना का। हरगोबिंद खुराना का जब नाम आता है, किसमें आता है, प्रोटीन सिंथेसिस इन जेनेटिक्स एंड डिस्कवर्ड वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ जीनोम डिकोडिंग एडिटिंग, जो कि बाद में जब क्रिस्पर कास9 सिस्टम का जो रिसर्च चल रहा था उसमें इनकी काफ़ी हेल्प ली गई इनके रिसर्च की, ठीक है। इनको नोबेल मिला 1968 में, किसके लिए मिला, मेडिकल साइंसेज के लिए मिला। किस में, जेनेटिक्स में इनका काम बहुत रहा हरगोबिंद खुराना का। अब एस चंद्रशेखर, ये भी न्यूज़ में था। ये चंद्रशेखर लिमिट है, ये हमने अपने टेस्ट में भी दिया था और काफ़ी से अच्छे से टेस्ट की वीडियो में आपको समझाया है, वहाँ से देख लीजिएगा। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, ये 1.4 इंटू मास ऑफ द सन होता है। होता क्या है वहाँ जाके देखिए। स्टार्स के स्टडी में, स्टार्स की खोज में, स्टार के रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें एस चंद्रशेखर का नाम लिख सकते हैं। इनको फिजिक्स में 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था, फॉर हिज स्टडीज ऑन द फिजिकल प्रोसेसेस विच वर रिलेटेड टू या इंपॉर्टेंट टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। बोले ना, स्टार्स के बारे में इनका जो भी है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब आते हैं हमारे होमी जहांगीर भाभा। ये ज़बरदस्त आदमी थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन रहे थे, फाउंडिंग चेयरमैन रहे थे। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इन्हीं के देन है। और कहा जाता है कि अगर इनकी ऑसमैट डेथ नहीं हुई होती तो हमने अपना न्यूक्लियर परीक्षण जब हुआ उससे 15-20 साल पहले ही कर लिए होते। अगले आते हैं सलीम अली। सलीम अली का जब भी नाम आएगा तो अब याद रखिएगा चिड़िया से आप सलीम अली को रिलेट करिए। ही वॉज ए ऑर्निथोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड बर्डमैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है, सलीम अली को। इसके नाम पे एक नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे है वो आप बताइएगा। हेनरी बेकर्ड को रेडियो एक्टिविटी और गामा रे के लिए जाना जाता है, हेनरी बेकर्ड को। नील बोर, ये भी हमने काफ़ी अच्छे से बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर वीडियो में कि नील बोर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, प्रोटॉन अंदर रहता है, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए थे अनटिल एंड अनलेस एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ था। केवेंडिस क्या था, केवेंडिस जो थे वो अपने ज़माने के एक अलग ही प्राणी थे। वो एकदम एक्सपेरिमेंटल आदमी थे, फिलोसॉफिकल आदमी थे, और उनका इंटरेस्ट जो था ना वो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश में ज़बरदस्त था। कविता भी लिखते थे और फिजिक्स भी रिसर्च भी करते थे। तो उनका जो रिसर्च था ना वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन एटमॉस्फेरिक एयर के कंपोजिशन से रिलेटेड जाना जाता है। उन्होंने पहली बार बताया था कि अर्थ के वेट को कैसे मेजर करें, और उसी को हम लोग बोलते हैं केवेंडिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उसको बताया था केवेंडिस ने ही। चैडविक हमने देख लिया था न्यूट्रॉन में। कॉपरनिकस की थ्योरी क्या थी, ये पूछ सकता है, गैलीलियो पूछ चुका है। अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये किसने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था। लेकिन जब बताया था तो उस समय जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, जब रिसर्च का जो मूड है वो स्टार्ट हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है ना कि इनको एक पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस हो गया, जिस दिन पैरालिसिस हुआ और जिस दिन ये कोमा में चले गए तो अगले दिन इनकी जो रिसर्च है वो पब्लिश हुई, और जैसे ही पब्लिश हुई तो उसके प्रिंटेड पेजेस के इनके पास लाया गया, देखा गया पैरालिसिस में है। लेकिन कहा जाता है कि, और एक रिटन रिकॉर्ड है कि ही हैज़ अवोकन फ्रॉम द स्ट्रोक इंड्यूस्ड कोमा। उन्होंने कोमा से जग के उन्होंने अपने बुक को देखा, स्माइल किया और फिर आराम से फिर से मर गए। 2010 में उनकी दोबारा से फ्यूनरल सेरेमनी हुई थी, ठीक है। ये सब इनके बारे में कहानी है। अब मैडम क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया, रेडियम डिस्कवर किया। इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 1903 और 1911 में। अगला है जॉन डाल्टन को हम एटम की थ्योरी के लिए जानते हैं और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए जानते हैं। अब आते हैं चार्ल्स डार्विन, ये बायोलॉजी का है। चार्ल्स डार्विन किससे रिलेटेड है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से रिलेटेड है और लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है। इन्होंने ही कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मतलब जो पढ़ेगा वही क्वालिफाई करेगा, जो ठीक ढंग से पढ़ेगा, जो बीपीएससी का
परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेगा वही क्वालिफाई कर पाएगा। और ये वाला कंसेप्ट जो है डार्विन ने ही दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन किस लिए फेमस हैं? E=mc² का फंडा किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला है दैट इज़ ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिज वर्क इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? ही वॉज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट और उन्होंने डिस्कवर किया था किसका? लाइजोसोम और पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये याद रखिएगा। पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गैलीलियो ने क्या किया था? टेलीस्कोप बनाया था और थ्योरी ऑफ कोपरनिकस को सपोर्ट किया था। कोपरनिकस ने क्या बोला था? कोपरनिकस ने बोला था कि अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसको सपोर्ट किया था गैलीलियो ने। और साथ में क्या बोला था? और इन्होंने बोला था कि मोशन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मोशन के बारे में बताया था कि हैवीनेस जो है वो एक, देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल ऑफ मोशन दैट इज हैवीनेस। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि बॉडी जो ऊपर मूव करती हैं दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नेचुरल लाइटनेस, बिकॉज दे आर डिस्प्लेस्ड और एक्सट्रूडेड बाय अदर हैवियर बॉडीज जो कि नीचे आती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई ऊपर मूव करता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास अपनी टेंडेंसी है, इसका मतलब ये कोई दूसरा आया नीचे बैठ गया तब उसको बोला तुम ऊपर जाओ। ये वाला फंडा जो है वो गैलीलियो का है। तो मोशन वाला जो चीज़ है वो आप गैलीलियो से रिलेट कर सकते हैं। आप इस पर अपने नोट्स बनाइए, जो भी आपको लगता है इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है अगर आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें डिस्कवरीज वगैरह बताई हैं वो जो इंपॉर्टेंट है और करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में है उसको लिया है। इससे अगर ज़्यादा आगे पीछे पूछता है तो आप इसमें लिख लीजिए, इसको प्रिंट कराइए, उसको बार बार 5, 6, 7 बार पढ़िए, एकदम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एटलीस्ट स्टैटिक पार्ट इन जनरल साइंस। हम इस तरह के चीज़ों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा कवर करेंगे। तो बी विथ अस। इसका फीडबैक जरूर देखिए, शैल वी कंटिन्यू विद दिस और नॉट। थैंक यू।